नमस्कार साथियों। सफलता के इस ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अश्विनी भारद्वाज। हम चर्चा कर रहे थे कुछ प्रश्नों को लेकर के, और प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो मैंने आपके लिए घर से दिया था भाई। देखो, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपका उत्तर क्या था? आपका जो सही उत्तर था वह था भारोपीय। क्या सही उत्तर था इसका? भारोपीय। देखो भाई, इसके आगे हम चर्चा कर रहे थे 40 क्वेश्चन तक हमने चर्चा कर ली थी इससे पहली वाली क्लास में। लेकिन अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कहाँ से, साहब 41वें क्वेश्चन से हम बात करेंगे। 41वां क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये देखो भाई, एक बार देखें 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41वां क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? क्या राष्ट्रभाषा है? कुछ लोगों के दिमाग में अगर राष्ट्रभाषा आ रही हो तो समझ जाएं कि राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो किसी देश की सबसे ज्यादा जनसंख्याओं द्वारा बोली जाती है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से तुम्हारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, परंतु बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि हमारे राष्ट्र की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश की जो भाषा है, जो हिंदी है, वो क्या है? वो राजभाषा है। क्या है? हिंदी एक राजभाषा है जो भारत के संविधान की 22 भाषाओं में से एक है। इसका मतलब यह है कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी एक भाषा है। कैसी भाषा है? तो आपका उत्तर होगा राजभाषा है। कैसी भाषा है साहब? राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है साहब? ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से कौन जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से जो जानी जाती है उसका उत्तर क्या होगा? पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये है, मराठी और नेपाली, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा, संस्कृत के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा, और इसके साथ साथ नेपाली हो गई आपकी, नेपाली के साथ साथ और क्या होगा? और इसमें आ जाएगी आपकी मराठी। ये सभी ऐसी भाषाएं और बोलियां हैं जो किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी में लिखी जाती हैं। किस में लिखी जाती हैं साहब? देवनागरी में लिखी जाती हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये है 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य क्या है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, या फिर मध्यकालीन साहित्य की हिंदी। पता है साहब, पूछ रहा है आपसे मानक हिंदी। ध्यान देना, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। मानक हिंदी से जब आपसे प्रश्न बनता है, एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि मानक हिंदी जो है इसका विकास किससे हुआ है? तो इसका जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है। किससे हुआ है भाई? खड़ी बोली से हुआ है। किसका विकास? मानक हिंदी का विकास। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मानक आदर्श के रूप में, आदर्श के रूप में, आदर्श के रूप में क्या मांग रहा है? हिंदी का स्वीकार्य रूप जो है वह क्या कहलाता है? आपका मानक हिंदी कहलाता है। चलें सब आगे, आगे बढ़ा जाए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि पाली जिस धर्म की भाषा है उसका नाम क्या है? बौद्ध धर्म। पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली के साथ साथ अगर मैं जैन की बात करूं तो जैनियों की भाषा कौन सी है? तो जैनियों की जो भाषा है वह है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है भाई? प्राकृत भाषा। किसकी है? जैनियों की है। और बौद्धों की जो भाषा है वो क्या है? आपकी पाली भाषा। अच्छा, पाली भाषा का विकास किसके बाद हुआ है? तो ध्यान रखना, पाली भाषा का जो विकास हुआ है वह हुआ है संस्कृत के बाद, और संस्कृत के बाद पाली आई है। पाली के बाद कौन सी आई? तो आपका उत्तर होगा प्राकृत भाषा। कौन सी आई साहब? प्राकृत भाषा। चलें सब आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जिसे कहा जाता है उस व्यक्ति का नाम है कालिदास। कालिदास नाम सुनते ही आपके जहन में एक व्यक्ति का नाम चलता होगा कि वह व्यक्ति जो काली का दास है, वह व्यक्ति जो काली का दास है। मैं आपको अवगत करा दूं,
हाँ, काली के दास हैं, बिल्कुल ये काली के दास थे, परंतु ये किसकी पूजा करते थे उससे भी पहले तो शिव भगवान की पूजा करते, भगवान शिव की पूजा करते थे। तो ऐसा इनके ग्रंथों में मिलता है कि भगवान शिव के उपासक रहे हैं, जो उपासना जो की है इन्होंने काली से पहले भगवान शिव की उपासना की है। और इनके जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, जिसमें एक है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल है। और कौन सी है, एक है आपकी रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य जिसमें राजा दिलीप का वर्णन है, रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य के बाद एक और बात करें तो इन्होंने लिखी है कौन सी, इन्होंने लिखा है साहब कौन सा, मेघदूतम, जिसके 2 खंड हमें मिलते हैं, मेघदूतम, मेघदूत भी इन्हीं की पुस्तक है। एक और बात की है तो विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम किसकी पुस्तक है, तो आपका उत्तर होगा कि ये भी साहब किसकी पुस्तक है, कालिदास की ही पुस्तक है। आगे चला जाए साहब, चाणक्य कौन सी है, चाणक्य की आपकी अर्थशास्त्र मिल जाती है। व्यास, ये व्यास कौन है साहब, ये व्यास वही व्यक्ति हैं जिनको क्या कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास, इनका पूरा नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने क्या लिखा, जिन्होंने महाभारत को लिखा, महाभारत बोला गणेश जी ने लिखा, ऐसा ही है ना। हाँ, तो देखो भाई कृष्ण द्वैपायन व्यास, और इनका नाम व्यास क्यों पड़ा, ये सब द्वैपायन क्यों कहा जाता है, ये सब अपने अपना एक अलग मत है। और इसमें ग्रंथों में जो मिलता है वो आपको सीधा 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 सिद्धांत मिल जाता है कि द्वीपों में रहने के कारण और वेदों को अलग अलग 4 भागों में विभक्त करने के कारण ये व्यास इत्यादि कहलाए, ऐसे करके नाम इनका वर्ण मिलता है। चलें सब आगे, तो इसका जो सही उत्तर था वो क्या था आपका, कालिदास। 46 का सही उत्तर क्या हो गया, कालिदास। और 47 की बात करें, 47वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है साहब, देखो एक बार 47वां क्वेश्चन है आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, किस लिपि से हुआ है। इस बात का उत्तर क्या हुआ, इस प्रश्न का जो उत्तर है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ब्राह्मी लिपि से। भारत की अधिकतर जितनी लिपियां हैं, भारतीय अधिकतर लिपियों का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। ब्राह्मी लिपि अपने कितने भागों में बढ़ती है, 2 भागों में, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी का विकास धीरे धीरे गुप्त लिपि में, फिर सिद्ध मातृका लिपि में, फिर आगे कुट लिपि में, कुट लिपि में भी एक शाखाई जिसका नाम नागरी था, नागरी में भी एक शाखाई जिसका नाम पश्चिमी नागरी था, पश्चिमी नागरी के अंतर्गत आपकी देवनागरी लिपि आती है। तो देवनागरी लिपि किससे विकसित है, हमारी इसी से विकसित है। इसका मतलब यह है कि देवनागरी लिपि की जो मातृ है, मूल है, वो क्या है आपका, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है साहब, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हो, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और अधिकतर भारतीय लिपियों का भी विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। आगे देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 48वां क्वेश्चन क्या है कि गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। उत्तर तो आपको मिल गया होगा, गुरुमुखी किसकी है साहब, पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है, गुरुमुखी है, गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है साहब, गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई। एक बार तो 1953 में पहली बार की गई, और 1953 के बाद पुनः पूछ रहा है। जब जब आपसे प्रश्न पूछे पुनः, तो समझ जाना वो 1956 ईस्वी, पहले कब हुई थी 1953 में, और 1956 में पुनः स्थापना हुई थी, पुनः संरचना हुई थी किनकी, भारतीय राज्यों की। अच्छा, हुई किसके आधार पर थी, तो भाषा के आधार पर। था कौन सा राज्य, 1956 में गठित होने वाला जो प्रथम राज्य था वह था साहब आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। ये ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, जो कि 1956 में गठित हुआ। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषाई आधार पर, लो साहब इसी संबंध अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। उत्तर में मिल गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो राज्य है वो क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य साहब, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत, हिंदी शब्द की उत्पत्ति
फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन सा शब्द था? सिंधु शब्द था। सिंधु को उन्होंने ईरानी फारसी लोगों ने क्या कहा? ईरानी फारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। हिंदू के आसपास का स्थान क्या कहलाया? हिंदू के आसपास मतलब हिंदू मतलब सिंधु, सिंधु के आसपास का स्थान क्या कहलाया? हिंदुस्तान। क्या कहलाया साहब? हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू के आसपास का स्थान जो कहलाया वो क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुस्तानियों की जो भाषा रही वो क्या रही? वह रही साहब आपकी हिंदी। इसका मतलब यह है कि हिंदी का जो मूलतः विकास हुआ है किससे हुआ है? सिंधु शब्द से। तो यही पूछना चाह रहा है प्रश्न कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सिंधु शब्द से। किस शब्द से साहब? सिंधु शब्द से। अच्छा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? बताएं साहब, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जिस भाषा का शब्द है उसका नाम है फारसी भाषा। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। चलें साहब आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? देखो भाई, प्राकृत भाषा। प्राकृत किसकी भाषा है? प्राकृत किसकी भाषा है? बौद्धों की है, जैनियों की है, द्रविड़ों की है, आर्यों की है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बौद्धों की जो भाषा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कौन सी साहब? बौद्धों की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। पाली भाषा किसकी होगी? बौद्धों की होगी। और जैनियों की जो भाषा है, जैनियों की जो भाषा है वह कौन सी है साहब? आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा किसकी है साहब? प्राकृत भाषा है आपकी जैनियों की। इसका मतलब जो आपका ये सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्राकृत जो भाषा है वो किसकी है? जैनियों की भाषा है। आगे देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? देखो ध्यान देना, इसमें ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, ध्वनि नहीं है। यदि ऑप्शन में ध्वनि होता, तो वही आपका सही उत्तर होता, क्योंकि भाषा का अगर देखा जाए इकाई का जो क्रम है वो सबसे छोटा क्रम क्या है? तो सबसे छोटे क्रम की बात करूं तो वह आता है आपका ध्वनि। ध्वनि के बाद अगर बात की है तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण कहें तो अक्षर। इसके बाद और क्या हो जाएगा साहब? इसके बाद आपकी बात की है तो बात आती है साहब, इससे बड़ा जो होता है, बड़ी जो इकाई है वो शब्द है। शब्द से बड़ी इकाई क्या है? पद है। पद से बड़ी इकाई क्या है? पदबंध है। क्या है साहब? पदबंध है। पदबंध से बड़ी इकाई क्या है? आपका वाक्य। तुम सोच रहे हैं आप पहले उपवाक्य आएगा? अरे पहले ये बताओ, राष्ट्रपति बड़ा होता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति बड़ा होता है ना। हम छोटे से बड़ी की ओर चल रहे हैं तो पहले उपवाक्य आएगा या वाक्य? पहले आएगा उपवाक्य, फिर क्या आएगा? वाक्य। वाक्य के बाद फिर अनुच्छेद, परिच्छेद, आगे की इकाइयां रहती हैं इसी क्रम में। तो इसका मतलब यह है कि हमारी अगर इकाइयों की चर्चा की है तो शब्द तो यहाँ का रहा साहब, शब्द तो ये रहा आपका। स्वर का तो मतलब ही नहीं है, ना कोई व्यंजन का मतलब है। स्वर व्यंजन वर्ण होते ही हैं, ये वाली बात कह दी है। अब एक बात है, जब ध्वनि ऑप्शन में नहीं है, जब ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या होगा? वर्ण। अगर ध्वनि ऑप्शन में होता, यदि ध्वनि ऑप्शन में होता तो आपका उत्तर क्या होता? ध्वनि। लेकिन ये है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वर्ण। इसका मतलब ये है कि आपका जो सही उत्तर है वो क्या है साहब? आपका वर्ण। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि वर्ण और ध्वनि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए। अब ये पूछने वाली बात नहीं है, अब ये पूछने वाली बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, एकदम स्पष्ट बताया कि जब जो भी क्रम सबसे छोटा होगा, जो भी मिलेगा आपको वही आपका उत्तर होगा। अब ध्वनि ऑप्शन में है तो वर्ण चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्वनि ही आपका उत्तर होगा। अब ध्वनि है ही नहीं ऑप्शन में, ध्वनि ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? फिर वर्ण। दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आपका सही उत्तर क्या रहता है? ध्वनि। चलें सब आगे, आगे बढ़ा जाए भाई। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का जो नाम था वो क्या नाम है? वो नाम क्या है? अरे उन्हीं के नाम रखा गया होगा भाई, उन्हीं के नाम रखा गया होगा। तो नाम क्या है साहब? तिलक फॉन्ट। क्या नाम है साहब? तिलक फॉन्ट। हालांकि हमारी देवनागरी लिपियों में जो देवनागरी लिपि है
उसमें भी काफी दोष हैं कि ऊपर से रेखा का खींचना, ये मतलब बहुत सारी ऐसे ऐसे करके दोष हैं। लेकिन अब जो दोष है या फिर अच्छाई हैं उनकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन आगे बात जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन रहा आपका 55वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है साहब? 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या पूछ रहा है? जो शामिल भाषाएं हैं वो कितनी है? ध्यान रखना, ना तो उसने वर्तमान कहा है और ना ही उसने मूल कहा है। अगर मूलतः कहा होता, यदि मूलतः कहा होता तो आपका जो उत्तर होता वो 14 होता, लेकिन उसने मूलतः नहीं कहा है। उसने केवल कितना पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो आपका जो उत्तर होगा वह क्या होगा साहब? वह जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा आपका 22। जैसे आपसे पूछा जाए कि हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप वर्तमान वाले व्यक्ति का नाम बताते हैं, ना कि आप सबसे पहले या बीच वाले व्यक्ति का नाम बताते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं उनकी जो संख्या है वह कितनी है साहब? 22। अब 22 संख्या कौन कौन सी है देखो साहब, एक बार देख लिया जाए। एक भाषा है जिसका नाम है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। एक भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी की बात अगर बात की जाए, तो हम किसी बात करेंगे, देखो आगे हिंदी की बात, उर्दू की बात करते हैं साहब। किसकी बात करेंगे? उर्दू की। मैंने आपको ये याद कराए हैं सभी क्लास में, देखो उर्दू की बात करेंगे। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि 4 राज्य वहां के ले लो, साउथ के, दक्षिण के 4 राज्य लोगे तो क्या हो जाएंगे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन चारों राज्यों की भाषा हो जाएंगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। कितने राज्य हो गए भाई? देखो एक और इसमें गिनो, बांग्ला हो गया, बांग्ला के बाद उड़िया हो गया, उड़िया के बाद कौन सा हो गया? असमिया हो गया, असमिया के बाद कौन सा हो गया? बांग्ला, उड़िया, असमिया हो गया। कितने राज्य हो गए? गिनो जल्दी भाई, कितने हो गए? ये कितने हो गए? इतने 10 हो गए होंगे। देखो 3 ये हो गए, 4 का ये लगा दो और 3 ये, 4 और 3 7 और 3 10। अब देखो मैंने आपको बताया था ऊपर से देखो भाई, कश्मीरी था, उसमें कश्मीर राज्य में कौन सा हो गया? इधर कश्मीरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद हमने कौन सा बताया था? पंजाबी बताया था। पंजाबी के बाद जो बताया था वो क्या बताया था? पंजाबी के बाद मैंने आपको बताया गुजराती, और गुजराती के बाद जो बताया मैंने वो बताया मराठी। ये ऐसी भाषाएं हैं जो वर्तमान में 22 भाषाओं में जोड़ी जाने वाली, मतलब जो मूल भाषाएं, 22 भाषाओं में जो मूल भाषाएं हैं वो ये है, ये है। हालांकि क्रम ये नहीं है, क्रम आपकी सरलता के आधार पर मैंने लिखा है, क्रम ये नहीं है। लेकिन अगर बात की है कि 14 मूलतः भाषाएं, ये कैसी भाषाएं? 14 मूलतः। कैसे हैं साहब? 14 मूलतः भाषाएं। 14 मूलतः जो भाषाएं हैं वो यही है। इसके बाद कितनी जोड़ी गई हैं? 8वीं अनुसूची में 8 ही भाषाएं जोड़ी गई हैं। ध्यान रखना, 8 भाषाएं किसमें जुड़ गई? कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं जुड़ी गई हैं। कौन कौन सी? 15वें नंबर की होगी आपकी सिंधी, आपकी एक नेपाली भी आती है, मणिपुरी भी आती है। पहले मैं क्रम से इनको रख दूं, तो सिंधी के बाद कौन सी हो जाएगी? सिंधी की बाद आपकी कोंकणी, कोंकणी के बाद मणिपुरी, यहां से तो क्रम से रख दे रहा हूं, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये हो गई। इसके बाद कौन सी होगी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, ये रही आपके साथ 22 भाषाएं। होगी 22 भाई? देखो एक बार 10 ये हो गई, और 4 और 4 8, 8 कितने होगी? 14 ये, 14 और 8, ठीक है। देखो भाई एक बार देखा जाए, ये क्या है आपकी टोटल की टोटल आपकी 22 भाषाएं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये क्या रही हैं आपकी 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को? अरे मेरे भाई बात बताओ, काशी नाम से ही पता चल रहा होगा, काशी नाम से ही पता चल रहा होगा। काशी कहाँ बोला जाता है? अरे वाराणसी। काशी कहें तो वाराणसी, वाराणसी कहें तो बनारस, और बनारस की बोली को हम क्या कहेंगे? काशिका। काशी की बोली को क्या कहेंगे साहब? काशिका कहेंगे। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाएगा?
काशी मतलब वाराणसी की होली को काशी का कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया। पंजाब में, पंजाब पूछ रहा है, पंजाब में पूछ रहा है किसका प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार किस व्यक्ति ने किया। तो क्या उस व्यक्ति का नाम क्या सरल मिश्र है, क्या श्रद्धाराम फिल्लौरी है, क्या लल्लू लाल है, या फिर राजा राम मोहन राय हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या होगा, पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम है श्रद्धाराम फिल्लौरी। क्या नाम है साहब, श्रद्धाराम फिल्लौरी उनका नाम है। आगे देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58वां क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखो एक बार, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग पूछ रहा है मेरे भाई, ध्यान देना, सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ है, इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है। सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है क्या पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, कृत मतलब उनके द्वारा बनाई गई अष्टाध्यायी में हुआ है क्या, या फिर अपभ्रंश के साहित्य में हुआ है, या फिर अमीर खुसरो की पुस्तकों में मिलता है, या फिर जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा भाई, इसका जो सही उत्तर है वह होगा जयभट्ट के शिलालेख में, जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म, कौन कौन सी भाषाएं भाई, कौन कौन सी हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। रूप का नाम पूछा है तो मैंने आपको बताया था मागधी, मगध नाम सुनते ही आपके जहन में केवल एक ही उत्तर आना चाहिए, मगध कहें तो मगध साम्राज्य की बात होती है। वर्तमान में कहां पर है वो जगह जो वर्तमान में है वह है धरती पर, कौन सी धरती पर है, बिहार की धरती पे। कौन सी धरती पे साहब, कहां की धरती पे, बिहार की धरती पे। अब ये मागधी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बउआ बिहारी, क्या बताया था, बउआ बिहारी बताया था मैंने आपको, मागधी के अंतर्गत बउआ बिहारी। बा का मतलब क्या है साहब, बांग्ला, बा का मतलब मेरे भाई क्या है, बांग्ला। ऊ का मतलब क्या हो जाएगा, उड़िया, ऊ का मतलब क्या हो जाएगा, उड़िया। आ का मतलब क्या हो जाएगा, असमिया, आ का मतलब क्या हो गया, असमिया। और बिहारी कहें तो बिहारी, कैसा बिहारी भाई, बउआ बिहारी। अरे बबुआ नहीं बोलना है भाई, क्या बोलना है, बउआ बिहारी बोलना है। बउआ बिहारी कहोगे तो हिंदी याद रहेगी, वरना तो आपको बबुआ बबुआ चिल्लाते रहना। देखो भाई क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका, मागधी आपका सही उत्तर है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। देखा साहब अगला क्वेश्चन क्या है, 60वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखो साहब, लो साहब, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है। दो साहब इसका उत्तर, राजभाषा से क्या अभिप्राय है, सरकारी कार्यालयों की भाषा पूछ रहा है, या फिर राज्य में बोलचाल की भाषा कहते हैं, या फिर राष्ट्रभाषा है, या फिर संविधान की भाषा। बताओ साहब इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ जी साहब, पहला सही उत्तर इसका क्या है, राजभाषा से, इसका राजभाषा से क्या अभिप्राय है। राजभाषा का मतलब मैंने आपको बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज, नाम समझ में आ रहा होगा। ऑफिस, ऑफिस ढूंढो भाई, कार्यालय, ऑफिस ढूंढो तो कार्यालय। सरकारी कार्यालयों की जो भाषा है वो क्या है आपकी, राजभाषा। क्या है साहब, राजभाषा। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ए। 61वां क्वेश्चन देखा जाए, 61वां क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम कवि है वह कौन है, कौन माना जाता है, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो कौन माना जाता है। तो मेरे भाई सुनो इस बात को, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम कवि है वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का अन्य नाम क्या है, अमीर खुसरो के जो अन्य नाम हैं वो अन्य नाम क्या क्या हैं, बताएं साहब। अमीर खुसरो के मैंने आपको अन्य नाम बताए थे, क्या बताया था साहब, तोता ए हिंद, क्या बताया था, तोता ए हिंद। और क्या बताया था, मैंने कहा था इनका और भी नाम है, क्या नाम है, हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता भी इनको कहा जाता है। हिंदुस्तान के तोता के साथ साथ इनको और तुर्की अल्लाह भी नाम देखने को मिलता है, तुर्की अल्लाह। किसका नाम देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपका अमीर खुसरो का। लेकिन एक बात और है, एक बात और है कि अमीर खुसरो का
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम क्या है साहब? तो वह नाम क्या है? तो वास्तविक नाम होगा अबुल हसन। क्या नाम है साहब? अबुल हसन। पहेलियां, मुकरियां, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं। और देखा जाए तो तबला जो गायन शैली है वो सितार वाद्य यंत्र जो हो वो इन्हीं की देन है, जो आज वर्तमान में हम देखते हैं। अब देखो साहब, अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो कौन थे साहब? खड़ी बोली के, ध्यान रखना, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो माने जाते हैं वह रहे आपके अमीर खुसरो। देखो साहब, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन सी बोली दाई से बाई ओर? देखो भाई, मैं जो लिख रहा हूं, देखो इधर से भी लिख रहा हूं तो मेरा क्या है, अभी मैं आपके सामने हूं, अब मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये दाया कहें तो दाया सीधा होता है और बाया उल्टा। अब ये पूछ रहा है कि दाई से बाई ओर, दाई से बाई ओर। अब मैं आपके सामने ऐसे हूं तो मेरा दाया कौन सा है? ये। अब दाई से बाई ओर, दाई से बाई ओर जो चलती है वो कौन सी कहलाएगी आपकी? वह लिपि कौन सी है? और हम जो हिंदी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? हम जो हिंदी लिखते हैं वो इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं साहब, इधर से। और हम जो फारसी भाषा लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? वो इधर से लिखते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? वह होगा आपका फारसी। क्या होगा साहब? फारसी भाषा आपका सही उत्तर है। कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? तो आपका उत्तर होगा फारसी भाषा। और फारसी लिपि होगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि दाई से बाई ओर की जगह अगर बाई से दाई ओर होता तो हमारा देवनागरी लिपि भी इसमें होना चाहिए था। तो देवनागरी लिपि कब होता है? जब बाई से दाई ओर की बात होती। तो देखो साहब, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत की संपर्क भाषा। भारत की जो संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा कहें तो मिलने जुलने की जो भाषा है वो वह कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा की बात की है तो आपका उत्तर क्या होता है? आपका उत्तर होता है हिंदी। हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो भारत की क्या है? संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। और हिंदी हमारी राजभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा के बाद अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपके सामने? 64वां क्वेश्चन देखो एक बार, कौन सी भाषा रोमन लिपि में, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है? नहीं लिखी जाती है। क्या जर्मन लिखी जाती है? बिल्कुल लिखी जाती है साहब। क्या अंग्रेजी लिखी जाती है? बिल्कुल लिखी जाती है। तो मैं चिल्लाते चिल्लाते बता रहा हूं आपको कि भाई अंग्रेजी, बार बार चिल्लाते चिल्लाते आया हूं कि अंग्रेजी लिखी जाती है, रोमन है। और फ्रांसीसी की भी रोमन है। चीनी जो लिपि है, चीनी लिपि रोमन में नहीं लिखी जाती है। इसके एक भाव चित्रात्मक लिपि कह सकते हैं, मतलब जो भावात्मक लिपि होती है हम कहें तो। इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? सही जो उत्तर है वो आपका रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। देखो साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 65वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के डॉट डॉट में हिंदी को भारत की राजभाषा बतलाया गया है। कौन से अनुच्छेद में बतलाया गया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका जो जवाब होगा वह है 343 के अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 खंड क में यह बताया गया है कि संघ की जो भाषा होगी वह क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? तो आपका उत्तर होना चाहिए देवनागरी लिपि होगी। कौन सी लिपि होगी भाई? देवनागरी लिपि होगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है। बताएं साहब इसका उत्तर क्या होगा? लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है। हाँ जी साहब, मिला उसका उत्तर। देखो, लौकिक संस्कृत का जो विकास हुआ है, अच्छा ये बताओ लौकिक संस्कृत किससे विकसित हुई है? मतलब लौकिक संस्कृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो आपका जवाब होना चाहिए पहले वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत है। तो विकास किससे हुआ है? पहले वाली से ही विकास हुआ है, दूसरी भाषा का। तो मैं ये कहूंगा कि लौकिक संस्कृत का जो विकास हुआ है वह हुआ है मेरे भाई वैदिक संस्कृत से। किससे हुआ है? वैदिक संस्कृत आपका एकदम सही उत्तर है। देखे जाए, एक बार देखें साहब, पहले कौन सी हो गई आपकी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद अगर बात की जाए
वैदिक संस्कृत के बाद हम बात करेंगे लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत के बाद अगर बात की जाए कि भाई कौन सी भाषा आई, तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत के बाद जो हमारी भाषा आती है वह है पाली। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत आई। प्राकृत के बाद कौन सी आई? प्राकृत के बाद जो आई वह आई आपकी कौन सी? अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद अगर बात की जाए तो कौन सी आई? अवहट्ट आई। अवहट्ट के बाद कौन सी आई? अवहट्ट के बाद जो आई वह आई आपकी कौन सी? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी कहो या फिर प्रारंभिक हिंदी कहो। प्राचीन हिंदी कहो या फिर प्रारंभिक, क्योंकि हमारे लिए अभी वर्तमान में प्राचीन है, लेकिन उस समय की स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक रही होगी। प्राचीन हिंदी के बाद मैं बात करूंगा मध्य हिंदी की। इसके बाद जो आई वो है मध्य हिंदी आई। और मध्य हिंदी के बाद अगर बात की है तो कौन सी आती है आपकी? आधुनिक हिंदी। इन सब भाषा विकास के बारे में मैंने आपको सभी कक्षाओं में पढ़ाया है, क्लासों में मैंने बताया, इससे पहले वाली सभी क्लासों में मैंने बताया कि किस भाषा का विकास क्रम कैसे कैसे रहा, किस लिपि का विकास क्रम कैसे कैसे रहा, इन सब बारे में चर्चा मैंने आपको क्लास में बताई है। इस जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है भाई इससे पहले वाली, वो क्लास जरूर देख लेना, जिससे आपको इन प्रश्नों को समझने में आसानी हो। प्रश्न का उत्तर देने में आसानी तभी हो पाएगी जब थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। देखो भाई, माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर, माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर जो भाषाएं हैं उनका जो मूल स्रोत है, स्त्रोत नहीं होता है भाई, स्त्रोत नहीं होता है। ये क्या लिखा है कि देखो ध्यान देना, ये क्या है? सा। ये क्या है? स्रा। सा में क्या निकला हुआ है? रा। और रा में क्या निकाल दिया? ओ। ये क्या हो गया? स्रोत। ये क्या हो गया? स्रोत। स्रोत मतलब किसी से मूल स्रोत जो होते हैं कि इससे पता चलता है ये है वो है, लेकिन स्रोत अलग होता है। स्रोत अलग है, स्तोत्र अलग है, तीनों ही बातें अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं भाई कि मूल स्रोत क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताओ साहब, इसका जो मूल स्रोत है क्या होगा? माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का जो मूल स्रोत है वह है आपका संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा साहब? संस्कृत भाषा आपका सही उत्तर होगा। चलें साहब आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यकाल में, लो साहब अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करने का प्रयास करें कि मध्यकाल में मुगलों के शासन के समय, मध्यकाल में मुगलों के शासन के समय राज दरबार में, आपको बताना है कि राज दरबार में जो भाषा थी वह राजकाज की भाषा कौन सी थी? पूछ रहा है साहब, राजकाज की भाषा कौन सी थी? बताएं साहब, अरबी थी या पंजाबी थी या हिंदी थी या फिर आपकी फारसी भाषा की, फारसी भाषा थी? बताओ बताएं साहब, जल्दी जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दें भाई। मिल गया इसका उत्तर? नहीं, देखो एक बार, अरबी और फारसी में आपको डाउट लग रहा है क्या? अरबी और फारसी को, हिंदी तो वैसे भी नहीं आपको आ रहा होगा समझ में कि यहाँ पे हिंदी नहीं पंजाबी नहीं हो सकती। अरबी और फारसी की मैं बता दूं, अरबी और फारसी में जो आपका सही उत्तर है वह रहा आपका फारसी भाषा। कौन सी भाषा है ऐसा? फारसी भाषा आपका सही उत्तर है। इसके बाद अब अगर बात की जाए 69वां क्वेश्चन, 69 कहाँ गया भाई? आजा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपसे भाई हिंदी डॉट डॉट भाषा की उत्तराधिकारिणी, किस भाषा की उत्तराधिकारिणी हिंदी भाषा है? अब एक बात बताओ, हिंदी भाषा से पहले कौन सी भाषा रही है? उनमें देखा जाए क्या ब्रज भाषा रही है? अरे ब्रज तो भाई हिंदी की बोली है, अवधी भी बोली है, देवनागरी का लिपि है। उत्तर क्या होगा? उत्तर तो आपको मिल गया, आपका जो उत्तर है वह क्या है? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा साहब? संस्कृत भाषा आपका सही उत्तर है। चले सब आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो भाई अगला क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा जो भारत के संविधान में आती है, मैंने आपको बताया था कौन सी? सिंधी के बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो ये कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आपको ये बताना है किस प्रांत, मतलब प्रांत मतलब राज्य में बोली जाती है कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा। अब कहें तो गोवा में बोली जाती है, गोवा ढूंढो उसमें कहाँ है? गोवा एक ही जगह दिख रहा है। और गोवा की कहें तो गोवा के आसपास कौन सा क्षेत्र पड़ गया? महाराष्ट्र का दक्षिणी इलाका, उसमें भी क्या बोली जाती है? कोंकणी बोली जाती है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। चले सब आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 71वां क्वेश्चन, भारत भाषा की मूल इकाई है, भाषा की मूल इकाई है। मैंने आपको बताया था, अभी क्रम बताया था, भाषा की इकाइयों का सही क्रम क्या हुआ? तो सबसे पहले ध्वनि बताया, ध्वनि के बाद वर्ण बताया, वर्ण कहें तो अक्षर, अक्षर के बाद शब्द बताया, शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद क्या बताया? उपवाक्य,
उपवाक्य के बाद आपका वाक्य, फिर अनुच्छेद परिच्छेद ऐसे करके। तो भाषा की मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई पूछना चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अक्षर और ध्वनि दोनों ही ऑप्शन में हो, अक्षर और ध्वनि और दोनों ही ऑप्शन में हो, तो आपका जो सही उत्तर होता है वह क्या होता है भाई, ध्वनि आपका सही उत्तर होता है। ध्वनि क्या होता है भाई, सही उत्तर होता है आपका उस समय। चलें सब आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? अरे क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। तो क्षेत्रीय रूप को हम क्या बोलेंगे भाई? क्षेत्रीय रूप को जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो बोला जाएगा वह क्या बोला जाएगा भाई? बोली बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बोली कहा जाएगा। राज्य भाषा कहेंगे नहीं, राष्ट्रभाषा कहेंगे नहीं, राष्ट्रभाषा बड़े स्तर पर होती है, साहित्य भाषा का होता है, और बोली जो है इसका सही उत्तर होगा। चले भाई आगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका? 73वां क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा फिर से पूछ लिया। अरे भाई बताया ना अभी, कौन सी भाषा आई थी गोवा की? कोंकणी। गोवा वाले बीच में देखो कौन सी बोली जाती है भाई? कोंकणी भाषा है जो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? देखो भाई अच्छा प्रश्न है और विचार करें इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो सकता है। एक बात बताओ, यहाँ बात जो की गई है वो भाषा के मौखिक रूप की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? भाषा के मौखिक रूप की चर्चा की गई है। तो मुझे बताओ मौखिक रूप में क्या आता है? भाषा के मौखिक रूप की अगर चर्चा करें मतलब बोलकर चर्चा होगी। क्या पत्र बोला जाता है भाई? पत्र को लिखा जाता है, दूसरा व्यक्ति पढ़ता है, लिखित भाषा का रूप है। परियोजना बनाई जाती है, ये भी इसका रूप नहीं होगा। निबंध भी इसका रूप नहीं होगा। परिचर्चा, चर्चा से आपको समझ में आ रहा होगा कि चर्चा बराबर परिचर्चा कहें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परिचर्चा आपका सही उत्तर है। चले भाई आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई 75वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो मैंने आपको बताया है कि हिंदी हमारी कौन सी हिंदी, देखो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जब आपका प्रश्न रहे कि सौर सैनी से कौन सी भाषा निकली है, तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। यही तो बताए थे भाई, ये बताया था मैंने आपको। जिन लोगों ने क्लास नहीं की वो क्लास में देख लेना भाई। पश्चिमी हिंदी। अब देखो मैंने कहा था कि जब भी आपसे प्रश्न बने कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से, अब हिंदी तो ये भी हिंदी है, लेकिन इसके बाद मैंने एक और बताई, ये कौन सी? अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी में भी तो हिंदी आती है। वो कौन सी हिंदी आती है? वह आती है भाई आपकी पूर्वी हिंदी। तो मैंने आपको यहाँ इस बात में मैंने लेकर थोड़ा ज्यादा गहनता से बताया था। मैंने कहा था कि जब जब आपके ऑप्शन में पश्चिमी हिंदी कहे या फिर केवल हिंदी कहे तो आपका उत्तर जो होगा वो सदैव क्या होगा? सौर सैनी आपका सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? सौर सैनी इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ गई बात? वैसे भी अर्धमागधी दे नहीं लिखा है तो वैसे भी आप समझ जाएंगे सौर सैनी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ा जाए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई देखो, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? लो साहब आज का ये क्वेश्चन आपके लिए है, घर से है ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? किस वर्ष में हिंदी भाषा को, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? क्या वो दिन आपका 14 सितंबर 1950 था, या फिर वह दिन आपका 14 सितंबर 1949 था, या फिर 14 सितंबर 1960 था, या 14 सितंबर 1964 था? ये रहा आपका आज का प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बताएं साहब। अगर आपके अंदर जज्बा है तो बताने का प्रयास रखें। अगर आप उत्तर जानते हैं तो थोड़ा अंगूठा दुलाना भी जाने, समझे इस बात को कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो उत्तर भी लिखें भाई आगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये रहा, रांगड़ी बोली। वाह वाह क्या अच्छा प्रश्न है कि रांगड़ी बोली। रांगड़ी, ध्यान देना, दो बोलियां ऐसी हैं जो सेम सेम लगभग मिलती जुलती है। एक बोली है रांगड़ी, एक बोली कौन सी है? ये रांगड़ी। एक बोली है रांगड़ी। रांगड़ी बोली जो है वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बोली जाती है। कौन सी बोली साहब? ये बोली आती है आपकी रांगड़ी। लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं है, यहाँ प्रश्न है आपका रांगड़ी बोली। रांगड़ी बोली जो कहाँ बोली जाती है, वो कहाँ बोली जाती है? तो वह बोली जाती है सब आपके हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है भाई? वह बोली जाती है आपके
हरियाणा इसका आपका सही उत्तर होगा। बात समझ में आ गई साहब। रांगड़ी की बात करें तो आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान होगा, और रांगड़ी की बात करें तो आपका सही उत्तर क्या होगा, हरियाणा होगा। आगे बढ़ा जाए भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी 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 क्या है साहब, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। बोली भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा तो इसी की बोली है। तो आपका जो सही उत्तर होगा क्या होगा साहब, आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा राजभाषा। राष्ट्रभाषा तो है नहीं भाई हिंदी हमारी, ये तो दुखद सूचना है हमारे लिए भी। हालांकि जब अब चाहे कितना भी राष्ट्रीय दिवस मनाए, हिंदी दिवस हिंदी दिवस वो चाहे राष्ट्र वाला मनाए, चाहे वो विश्व वाला मनाए, चाहे वो विश्व के कितनी भी हिंदी सम्मेलन करें, लेकिन हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा फिर भी नहीं है। लेकिन ये फिर भी एक मन में रहता है, दुखद सूचना तो हमारे लिए रहती है हमेशा। देखो अगला अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा होगी, आपका क्या होगा सही उत्तर, राजभाषा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। क्या क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह, भाषा लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह है, प्रयुक्त जो चिन्ह है उनके व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं साहब। देखो मैंने कहा मुझे अ लिखना है, अ अ पहले ऐसे कहूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे बन जाएगा। मुझे लिखना ए, तो ऐसे करके ऐसे बना दूंगा ए। मुझे लिखना है बड़ा आ, तो क्या बनाना है ऐसे। इसका मतलब यह है कि भाषा के जो चिन्ह है, भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त मैंने कुछ चिन्ह किए। अब जो चिन्हों का जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो उनका अगर व्यवस्थित रूप कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अ के बाद अ, ये ई, ये पूरा वर्णमाला का क्रम रहता है। लेकिन ये लिखे जिसमें जाते हैं प्रयुक्त चिन्हों का जो व्यवस्थित रूप है वो क्या कहलाता है, जिसमें लिखे जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका लिपि कहलाता है। क्या सही इसका उत्तर है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। व्यवस्थित रूप से लिखना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। चलें साहब आगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहा आज का, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात की जाए तो आपका सही उत्तर क्या होगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात की जाए तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाता है। मैंने बताया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि इसमें संस्कृत आई, कौन सी भाषा आई साहब, संस्कृत। और संस्कृत भी अपने दो भागों में बट गई, एक बट गई साहब वैदिक में और एक किस्म बट गई लौकिक में। एक किस्म बट गई वैदिक में और एक किस्म बट गई लौकिक में। उसके बाद मध्य वाला आया, मध्य वाले के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसमें एक भाषा आई जिसका नाम था पाली, एक भाषा आई आपकी कौन सी, प्राकृत, एक भाषा आई जिसमें जिसका नाम था अपभ्रंश। क्या नाम था, अपभ्रंश। ये रही आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप क्लासों को देख सकते हैं, इससे पहले वाली जितनी क्लास है उन सभी में आप देख सकते हैं, इनको विस्तार से बताया गया है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की अगर बात की जाए तो उसमें हमारी एक भाषा आती है हिंदी और एक भाषा आती है हमारी हिंदी तर। हिंदी तर के अंदर वह भाषाएं जो हिंदी नहीं है वो हिंदी तर है, और जो हिंदी है वो हिंदी है। हिंदी भी अपने तीन काल में, एक प्राचीन हिंदी हो गई, एक प्राचीन हिंदी की बात की है तो एक मध्य हिंदी हो जाती है, मध्य हिंदी की बात की है तो एक आपकी आधुनिक हिंदी हो जाती है। ये आपका उत्तर रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो देखो भाई, क्या अपभ्रंश है, नहीं। मध्य वाली में कौन सी आती है, अपभ्रंश आती है मध्य वाली में। प्राकृत कौन सी वाली में आती है, मध्य वाले में। पाली कौन सी वाली में आती है, मध्य वाले में। तो आपका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या होगा, आपका जो सही उत्तर है वह होगा मेरे भाई वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत साहब, वैदिक संस्कृत आपका सही उत्तर है। बात समझ में आ गई साहब, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है भाई, अब जिन लोगों ने क्वेश्चन किए आज के जितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन सही गए कितने क्वेश्चन गलत गए, इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, प्रयास करें कि इससे आगे वाली क्लास को आप आगे को देखने के लिए बताएं मुझे कि क्लास जो रही है वो कैसी रही, आपको कैसी क्लास लगी, इसके बारे में मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, जय हिंद साहब।